हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल स्टडी एंड क्रैक में। और हमने कल एक सीरीज़ की स्टार्टिंग की थी जिसमें हम पढ़ने वाले थे इंडियन हिस्ट्री के मेडिवल पोर्शन को, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में अभी दिल्ली सल्तनत की जो स्लेव डायनेस्टी है, स्टार्टिंग डायनेस्टी, उसे हम पढ़ रहे हैं। कल हमने बात की थी इसके फाउंडेशन को लेकर, और इसके जो पहले संस्थापक थे स्लेव डायनेस्टी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बात जानी। उसके बाद हमने उनके बेटे आराम शाह और उसके बाद इल्तुतमिश की हमने बात की थी। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट किंग यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में हमने बात की, और उनसे रिलेटेड जो भी आपने फैक्ट्स पढ़े उन सबको आपको 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इनसे, कि जैसे 40 दल की स्थापना किसने की, या कुछ भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि वो, और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो वो जो फैक्ट्स आपके मैंने बताए थे वो सारे आपको याद करने हैं। तो आज हम उससे आगे की बात करेंगे। तो बात करते हैं उससे आगे की। तो हमने कल फिनिश किया था कहाँ तक? हाँ, हमने कल यहाँ तक बात कर ली थी कि हमारे कुतुब जो इल्तुतमिश साहब हैं उन्होंने भारत में टॉम्ब मेकिंग की स्थापना कर दी थी, और उसकी शुरुआत भी वो कर चुके थे। अब अगले जो राजा आते हैं चौथे नंबर पे, ये हैं रुकनुद्दीन। तो रुकनुद्दीन जो हैं ये जो हमारे इल्तुतमिश जी हैं इनके बेटे हैं। और इवेंचुअली होता क्या है कि इल्तुतमिश जो राजा था, इसको अपने लास्ट टाइम पे ये खबर मिल जाती है कि जो हमारे रुकनुद्दीन साहब हैं ये जो है एक कॉम्पिटेंट राजा, यानी कि एक काबिल राजा, योग्य राजा नहीं है। तो इस कारण जो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, इल्तुतमिश साहब क्या करते हैं कि ये रज़िया सुल्तान इनकी बेटी होती है और उनको ये राजा घोषित कर चुके होते हैं। अपनी जो भी इनके पास कुछ वसीयत या कुछ होता होगा उस टाइम पे, तो उसमें वो लिख देते हैं कि रज़िया सुल्तान ही अगला राजा बनेंगी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज भी अगर कोई लड़की राजा बने, तो अगर अभी मान लो राजा सिस्टम होता, तो हम में से कितने लोग होते जो लड़की को राजा बनने के लिए मतलब कि एग्री कर जाते हैं उनके साथ? मुझे लगता है बहुत कम। तो उस टाइम पे सोचिए कैसे रहा होगा माहौल। तो उस टाइम पे जो इल्तुतमिश की एक वाइफ होती है शाह तुर्कान, तो ये तो मना कर देती है साफ साफ। और जो उस टाइम पे बहुत ही पावरफुल जो दल इल्तुतमिश ने बनाया था नोबल्स का, यानी कि उस टाइम पे जो कोर्ट के जो पावरफुल लोग थे उनका, तो वो था 40 दल। तो 40 दल के लोग भी मना करते हैं कि ऐसा कोई औरत राजा नहीं बन सकती। तो वो क्या करते हैं, चुपचाप से रुकनुद्दीन को, यानी कि जो शाह तुर्कान का बेटा था, उसको राजा बना देते हैं। अब क्या होता है, रुकनुद्दीन एक पुअर किंग है, यानी कि बहुत कमज़ोर राजा है। तो उसके टाइम पे क्या होता है कि अवध में, अवध नाम की जगह है, तो वहाँ पर क्या होता है कि राजा के खिलाफ विद्रोह हो, यानी कि रेबेलियन स्टार्ट हो जाता है, और उसको, उस विद्रोह को दबाने की कोशिश करने के लिए वो अवध की तरफ भागता है। अब इसी के बात का पता चलता है रज़िया सुल्तान को, तो वो उस टाइम पे उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, और वो रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर खुद जो है राजा खुद को डिक्लेयर कर देती है। अब देखिए, राजा जो डिक्लेयर कर देती है तो क्या होता है, रज़िया सुल्तान 1236 में दिल्ली सल्तनत की राजा बन जाती है, और ये भारत की एकमात्र मुस्लिम रूलर होती है। ना उसके बाद कोई बनी, ना उससे पहले कोई था, तो ये एकमात्र थी। तो अगर सीधे क्वेश्चन आए द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर जाएगा सीधे रज़िया सुल्तान। 1236 में इन्होंने राज सिंहासन संभाला और 1240 में इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है, देखिए, रज़िया सुल्तान को अच्छे से पता था कि जो उनका साथ कौन देगा, उनके साथ केवल जनता देगी। क्योंकि उसकी माँ जो थी वो आपको पता है शाह तुर्कान, उन्होंने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, यानी कि दगाबाजी की थी। 40 दल उसे अच्छा नहीं मानता था। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, पावर का जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हो गया। किसके बीच में? मोनार्क यानी कि राजा रज़िया सुल्तान और जो अदर पावरफुल लोग, पीपल हैं, उनके बीच में, यानी कि 40 दल के बीच में। अब आपको पता है कि अगर राजा को अपना राजपाट अच्छे से चलाना है, तो उसे जो अपने पावरफुल लोग हैं कोर्ट में, दरबार में जो पावरफुल लोग हैं, उनके साथ बॉन्डिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी कारण जैसे कि आप आज देख सकते हैं कि पीएम बनना एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या पीएम अकेले देश चला सकता है? नहीं, उन्हें आम आदमी के साथ साथ जो देश में पावरफुल लोग होते हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होने लगी। तो क्या होता है कि अब देखिए, अब जाहिर सी बात है कि अगर 40 दल कोर्ट में लोग उनके खिलाफ खड़े हैं,
किन के खिलाफ, रज़िया सुल्तान के खिलाफ। तो वो क्या करते हैं, आसपास के एरिया के जो और छोटे नवाब होते हैं तो उनको वो भड़का के रखते हैं। तो जैसे जो फ्यूडेटरीज थे उसके पिताजी के टाइम, इल्तुतमिश के टाइम पे, जो उसके अंडर में रहते थे, किसके, इल्तुतमिश के, वो क्या करते हैं, दगाबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनमें से एक आदमी प्रमुख था, उसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया कौन था, अभी आगे आएंगे। एक और चीज़, अब चालीसा दल के बीच में और रज़िया सुल्तान के बीच में बंदी नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि चालीसा दल के लोग थे वो हमेशा उससे खफा खफा रहते थे और उसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश वो करते रहते थे। अब ठीक है, तो रज़िया सुल्तान भी कुछ कम नहीं थी। तो रज़िया सुल्तान ने क्या किया, उनको इंपॉर्टेंस कम देना स्टार्ट कर दिया कोर्ट के अंदर। और उसने क्या किया कि एक अबेसियन स्लेव था, यानी कि दास था, याकूत। याकूत उस टाइम पे कहीं कुछ छोटा सा जमींदार रहा होगा, तो उसको उसने वैल्यू देना, इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। तो जो है चालीस दल के लोगों ने क्या फैलाना स्टार्ट कर दिया शहर के बीच में या उसके एरिया में कि इन दोनों का कुछ अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो उन दोनों का अगर अफेयर चल रहा था तो इसी बीच हमारे जो रेबेलियन होता है वो और बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी महिला को रूलर देखना बहुत सारे लोगों को मतलब भाएगा नहीं। तो इस चक्कर में जो रिबेल था, यानी कि जो विद्रोह था, वो अपने राज्य में ही आसपास के जो जमींदार लोग थे वो करना स्टार्ट कर चुके थे और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके थे। तो उसी में एक नाम है अल्तुनिया। अल्तुनिया कहाँ का रूलर है, वो है भटिंडा का रूलर। ठीक है, अब भटिंडा का जो रूलर है वो रिफ्यूज़ कर देता है क्या करना, रज़िया सुल्तान की जो आप कह सकते हैं उसकी अपने ऊपर जो राजा की एक पावर होती है उसको एक्सेप्ट करना मना करता है, यानी कि उसकी सोवर्निटी। अब वो क्या कहता है कि वो खुद कहता है कि मैं खुद राजा हूँ, ना मेरे ऊपर कोई रानी है ना कोई राजा है। ठीक है, तो अब ये हो जाता है। तो अब ये इसको रज़िया सुल्तान कैसे देखती है कि ये मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या करती है, वो याकूत की हेल्प लेकर अल्तुनिया पर अटैक कर देती है। पर स्टार्टिंग में वो जीत रही होती है, लेकिन चालीसा दल क्या करता है, अल्तुनिया की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है और इवेंचुअली जो अल्तुनिया है वो याकूत को मार देता है और रज़िया सुल्तान को बंदी बना लेता है। लेकिन अब रज़िया सुल्तान जो थी वो बहुत ही शातिर और दिमागदार औरत थी। तो वो क्या करती है, अल्तुनिया को मैरिज प्रपोजल दे देती है। और आप सोचिए कि अल्तुनिया जो है एक छोटे से राज्य का, छोटे से कुछ ज़मीन के टुकड़े का राजा है और उसे प्रपोजल कहाँ से आ रहा है, उसे आ रहा है प्रपोजल भारत की शहजादी, यानी कि भारत की महारानी कहते हैं, राजा कह सकते हैं आप, कुछ भी कहिए, उससे आपको प्रपोजल आ रहा है, तो कैसे मना करता। तो उन दोनों ने शादी कर ली और उसने हाँ कह दी। अब इतने में क्या होता है कि चालीसा दल जो होता है उसको लगता है कि यार ये सब तो अब दोबारा सेटलमेंट हो गया। तो रज़िया सुल्तान को मारने के लिए वो क्या करते हैं कि जब वो भटिंडा से वापस आ रहे होते हैं दिल्ली को की तरफ को, तो उस टाइम पर वो उस इलाके में क्या कहते हैं, उस इलाके में जो हरियाणा के जो इलाका था वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही फेमस डाकुओं का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप से वो क्या कहते हैं चालीसा दल वाले कि जो अभी जो ये आ रहा है हमारा, जैसे कि अब राजा और रानी आएंगे तो उनके साथ बहुत सारे नौकरात थे और वो उनके बोगियों के अंदर बैठकर आते थे। ठीक है, अब वो बाहर से ढकी होती थी। तो चालीसा दल ने क्या कहा अब उन डाकुओं से कि यहाँ पर बहुत ही सारा खजाना जो है जा रहा है, तो उसे लूट लेना। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर सारे जितने सिपाही होते हैं और जितने भी हमारे उस बोगी के अंदर बैठे लोगों को मार देते हैं। जब वो सब कुछ खोल के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने तो राजा और रानी को मार दिया। तो देखिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब इससे क्या होता है, चालीसा दल के सारे काम हो जाते हैं। पहली चीज़, वो रज़िया सुल्तान से परेशान थे तो वो उसको रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी चीज़, वो अल्तुनिया से परेशान थे, वो भी रास्ते से हट गया, याकूत भी रास्ते से हट गया। और चौथी चीज़, जो डाकू का खौफ था वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमने राजा को मार दिया है, तो डर के मारे वो भी वहाँ से भाग खड़े होते हैं और दोबारा से चालीसा दल की स्थापना हो जाती है एक पावरफुल ग्रुप के तौर पर। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो अगला राजा आता है वो एक पपेट रूलर, यानी कि जो चालीसा दल का एक प्यादा होता है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो बहराम शाह आगे बैठता है, तो 1240 से लेकर 1242 तक ये यहाँ पर रूल करते हैं। अब इनके जो ये बहराम शाह कौन है, ये होता है सन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का तीसरा बेटा ये होता है। ठीक है, अब क्या करता है कि ये किसके द्वारा बिठाया गया है, ये बिठाया गया है चालीसा दल के द्वारा। अब यहाँ पर ये केवल नाम का रूलर होता है, जो भी आदमी केवल नाम के लिए होता है उसे कहते हैं डी ज्योर रूलर।
और जो जिसके हाथ में असली पावर होती है उसे कहते हैं डिफैक्टो रूलर। तो डिफैक्टो रूलर वहाँ पर कौन था? वो था हमारा नैब ए ममलूकत, नैब ए ममलूकत। और इसी से लड़ते लड़ते बहराम शाह की मौत हो जाती है। अब अगला राजा कौन बनेगा? हमारा बनेगा मसूद खान। अब अगला राजा बनते हैं मसूद खान, और ये कौन होते हैं? रुकनुद्दीन, जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, उसका बेटा होता है। और इसे कौन हटाते हैं गद्दी से? बलबन और मल्लिकाए जहान। मल्लिकाए जहान कौन है? ये इल्तुतमिश की वाइफ है। अब एक राजा की एक वाइफ तो होती नहीं थी, उसकी बहुत सारी वाइफें होती थी, तो उनमें से एक वाइफ थी हमारी कौन? मल्लिकाए जहान, और इनके बेटे का नाम था नसरुद्दीन महमूद। अब इसी के लिए ये क्या करते हैं? बलबन के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी यानी कि एक षड्यंत्र रचती है मसूद खान के खिलाफ, और इसके छोटे से 4 साल के कार्यकाल को ये ख़त्म कर देती हैं। अब अगला राजा कौन बनेगा? नसरुद्दीन महमूद। अब देखिए बलबन क्या था? पहले एक स्लेव था। अब स्लेव बन होने के बाद इसने किसका साथ दिया? मल्लिकाए जहान का साथ दिया, और नसरुद्दीन महमूद को इसने शासन में बैठाने में बहुत हेल्प की। तो इसका फ़ायदा इसे कहाँ होता है? इसे हम बना देते हैं बलबन को डिप्टी ऑफ नसरुद्दीन महमूद, और इसने क्या किया? नसरुद्दीन महमूद ने इसको 40 दल में इस्टेब्लिश करवा दिया, यानी कि अब ये 40 दल के 40 नोबल्स में से एक नोबल्स ये भी रह चुका है। अब ठीक है, देखिए इसका जो कार्यकाल होता है, बलबन इसका बहुत साथ देता है, और लेकिन इवेंचुअली 1246 से 1266 तक इसका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके मरते ही बलबन क्या कहता है? खुद को राजा घोषित कर देता है, और गियासुद्दीन बलबन क्या होता है? 1266 में से 1287 तक रूल करता है। अब ब्रो इसका एक मेन काम क्या होता है कि ये 40 दल की पावर को ब्रेक कर देता है। कैसे ब्रेक करता है? ये क्या करता है कि 40 दल को ही खत्म कर देता है। अब ये बहुत ही एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि घमंडी राजा था। घमंडी मीन्स ये अपने से ऊपर किसी को भी देख नहीं सकता, और ये अपनी पावर किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ एक इसका आप कह सकते हैं कि पर्सनल इसकी चॉइस थी या ट्रेड था, ये अपने से ऊपर किसी को देख नहीं सकता था। तो इसीलिए इसने क्या किया कि 40 दल को खत्म करके दोबारा से राजा की ताकत को स्थापित कर दिया। अब अगली चीज़ इसने क्या किया कि इसके टाइम पे मंगोल जो थे वो कांस्टेंट एक थ्रेट अपोज कर रहे थे। किसको लिए? एक इनके सेंट्रल एशियन की जो हमारे मंगोल किंग थे, वो बार बार इसके लिए एक थ्रेट का कारण थे, क्योंकि ये क्या करता था कि इतना अच्छा इसका राजपाट चल रहा था, तो इसके लिए एक थ्रेट हमेशा बना रहता था। इसके कारण ये एक स्टैंडिंग आर्मी यानी कि हमेशा एक आर्मी को अपने लिए तैयार रखता था। ठीक है, और इसने एक सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीवान ए अर्ज। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि दीवान ए अर्ज किसने स्थापित करवाया? तो आपका आंसर होगा गियासुद्दीन बलबान। अब बलबान जो था ये एक ईरानियन रूलर था, यानी कि इसकी जड़ें जो थी ये एक ईरानियन था। जैसे कि इससे पहले हम देख रहे थे कोई टर्क आया, कोई कुछ आया, तो ये कौन था? ईरानियन। तो इसकी जो कामों में, इसके जो दरबार में ईरानियन कल्चर को हम साफ साफ देख सकते हैं। अब क्या होता है कि ये क्या अनाउंस करता है कि ये कहता है कि किंग जो राजा जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, यानी कि एक राजा को भगवान के तुल्य ही बना देता है, और ये सोचता है कि सब राजा की उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी वो भगवान की करते हैं। ठीक है, और ये टाइटल ले लेता है किसका? जिल्ले इलाही। एक क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट पेपर बनता है कि आपको जिल्ले इलाही टाइटल धारण करने वाला राजा कौन था? तो आंसर होगा गियासुद्दीन बलबान। जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, एक मिनट। जिल्ले इलाही का मतलब शैडो ऑफ गॉड। अब आगे क्या होता है, इसके दो बहुत ही फेमस इसने प्रचलन यानी कि कोई काम स्टार्ट करवाया दरबार में। ये दो नाम आपको बहुत याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है सिजदा। आपने एक फेमस सॉन्ग सुना होगा, सजदे में ही सर झुकता है, ऐसा ही कुछ है। तो सजदा मीन्स किसी के प्रति रिस्पेक्ट में अपनी कमर को झुकाते हुए उसको सजदा करना, मीन्स उसको नमस्कार या जो भी कह सकते हैं आप, वो कुछ करना और उसको एक रिस्पेक्ट देना, उसके सामने अपने आप को नीचे दिखाना। तो ये पहली प्रथा इसने स्टार्ट करी, सिजदा। और दूसरी पाइबोस। पाइबोस का मीनिंग किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, यानी कि राजा के पैरों को चूमना। तो ये दो प्रथा इसने सिजदा और पाइबोस स्टार्ट करवाई, सिर्फ इस बात के लिए कि ये अपने आप को बचे हुए जो नोबल्स यानी कि जो बचे हुए पावरफुल लोग हैं दरबार में, उनसे अलग दिखा सके। अब ये चीज़ें इसकी बहुत रही। और दूसरी चीज़, ये खुद से ये मानता था कि जो लो कास्ट के यानी कि जो ऊंची जाति में जो नहीं पैदा हुए हैं, उनके लिए ये सम्मान के प्रति नज़र से नहीं देखता था।
और एक और चीज़ कि इसने कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी स्टार्ट कराई इसने। किसके खिलाफ, मेवाती राजपूत के खिलाफ दोआब रीजन में। और वहाँ के रूलर्स को इसने बहुत मारा और वहाँ के आदमियों में बहुत क्रूरता दिखाई और वहाँ पर जंगलों को काटकर इसने यहाँ पर एक मिलिट्री चेक पोस्ट भी बनाया। अब इसके लास्ट डेज में क्या हुआ कि इसका जो एल्डेस्ट सन था, इसका जो सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद, जिसे बहुत प्यार करता था, ये क्या हुआ, मर गया। किससे? फाइटिंग करते हुए मंगोल से। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये मंगोल्स का इस पर डायरेक्ट थ्रेट आते रहता था, तो ये उनसे साथ लड़ते लड़ते ये शहीद हो गया। दूसरी चीज़, इसका जो मोस्ट फेमस, एक मोस्ट लव्ड इसका जो स्लेव यानी कि दास था, तुगरिल, इसने क्या करा, इसके खिलाफ बगावत कर दी और क्या कहते हैं, लेकिन इवेंचुअली बाद में क्या होता है कि ये तुगरिल को कैप्चर कर लेता है और उसको मरवा देता है। लेकिन इन दो चीज़ों से, इन दो घटनाओं से, यानी कि एक इसके बेटे की मृत्यु से और दूसरा इसके सबसे प्यारे स्लेव दास जो है अपना तुगरिल, उसने क्या करा, इन दो के खिलाफ बगावत कर दी। इन दो चीज़ों से ये अपने लास्ट के दिनों में बहुत ही परेशान रहा और 1287 में इवेंचुअली इसकी मौत हो गई। ठीक है, कैकुआ बाद जो इसके बाद किंग बना, ये क्या होता है अब देखिए, इसी कहानी समझते हैं। महमूद जो था वो बैटल में मर गया था मंगोल्स के साथ, और इसका सेकंड सन जो था वो था बुगरा खान। तो बुगरा खान जो था, इसको 40 दल तो इसने पहले ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके जो राज दरबार के लोग होते हैं वो कहते हैं कि बुगरा खान को न्योता भेजो कि आप राजा की गद्दी संभालो। लेकिन बुगरा खान को पता होता है कि अगर मैं राजा की गद्दी संभालने गया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। और उस टाइम पे वो बंगाल और बिहार के प्रॉस्परस यानी कि बहुत ही उपजाऊ रीजन को वो पहले से रूल कर रहा था, गंगा के बेसिन पे उसका रूल था। तो उसने सोचा कि अगर मैं वहाँ गया तो क्या पता मेरा वो राज्य भी चले जाए और मेरी मौत भी हो जाए। तो उसने क्या चूज़ किया कि उसने कहा कि भैया मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट सिंहासन, मैं अपना यहाँ पर ठीक हूँ, और वो वहीं पर रूल करने लग गया। अब क्या होता है कि अब जब उसने मना कर दिया तो जो एक फखरुद्दीन होता है, जो दिल्ली का कोतवाल होता है, और जो लास्ट टाइम पे बलबन के टाइम पे एक बहुत ही हाई पोजीशन में यानी कि पावरफुल लोगों में होता है नोबल्स के, वो क्या करता है, बलबन के ग्रैंडसन यानी कि नाती को वो राज दरबार पे राजा की तरह बैठा देता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये टर्किश लोग थे पूरे, ये इनका जो रुतबा ख़त्म होने लगता है, तो इसी के साथ साथ जो नॉन टर्क लोग थे उनकी इज्जत भी बढ़ने लगती है, जैसे कि अफगानीज हो गए। और ऐसे ही एक नॉन टर्किश लोग थे, कौन था, खिलजीज, जो एक आप कास्ट समझ लीजिए एक तरह से। इस कास्ट के लोगों का रुतबा उसमें बढ़ने लगता है, और ये किसके अंदर होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में ये सब पनपते हैं। और ये क्या करते हैं, इवेंचुअली जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, ये कैकुबाद को मार देता है और अपनी खिलजी डायनेस्टी को ये 1290 में इस्टेब्लिश कर देता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जो ये खिलजी वंश होता है, ये कहाँ के राजा होते हैं, ये टर्किश और अफगानी एथनिसिटी के लोग होते हैं। और इवेंचुअली जब जैसे ये थ्रोन को कमज़ोर देखते हैं, कैकुबाद को मरवाकर हमारे खिलजी वंश की स्थापना कर देते हैं। और दिस इज़ द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। आई होप आपको ये सारी कहानी पसंद आई होगी। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊं, और ताकि कहानी के माध्यम से समझते हुए आप लंबे समय तक इस चीज़ को याद कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।